हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने चल रहा हूं। जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया था, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया था, सेम वैसे ही इसको भी करना है। तो आइए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कल की भांति इसको मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, आपका सॉल्यूशन यहाँ पर शुरू करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबको पता है, यहाँ पर मानते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए आप लोग, यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो उसको हम किसके बराबर लिखेंगे, a/b के ना, क्योंकि परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तब √3 बराबर होगा a/b। ठीक, अब जहाँ पर a और b क्या है, a और b एक पूर्णांक है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a और b, जहाँ a और b एक पूर्णांक है। क्या है बेटा, बोलो क्या है, पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक मतलब समझिए ना, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, 0 कुछ भी हो सकता है a b, लेकिन b शून्य नहीं हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसका इससे गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, b√3 इक्वल होगा a के, इतना हो गया। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, कल ही हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। अब इसके बाद हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, चलिए दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो क्या होगा, b√3 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल होगा बेटा a²। अब बताइए √3 का स्क्वायर क्या होगा, बोलो 3b² ना, √3 का स्क्वायर 3 होगा, b² होगा। अब यहाँ पर कितना होगा, a²। जरा अब ये देखिए, ध्यान से देखना, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, उसमें देखो दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या होगा, बोलो डिवाइड होगा ना, भाग होगा नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल बताया था, मैंने एग्जांपल लिया था तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे बेटा यहाँ पर 4 × 4 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू लिखते हैं 8²। देखो सेम यही कंडीशन है कि नहीं है, देखो b² है a² है। जरा अब देखिएगा, जरा हम ये देखते हैं, जितना इधर है क्या उतना उधर भी दिख रहा है। 8 8 मतलब 8 8 64, 4 का स्क्वायर करिए 16 और 16 का 4 16 करेंगे तो 64, बराबर है ना दोनों। मतलब हमारा समझाने का मतलब है, देखो जितना इधर है बेटा उतना इधर भी है। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे 4 यहाँ गुणा उधर जाएगा भाग, अर्थात 4 क्या करेगा, 8² को काटेगा, 8² को 4 विभाजित करेगा। तो यहाँ पर भी वही तो लिखेंगे, a² 3 से विभाजित होगा। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः a² 3 से, दिख रहा है नीचे तक, ठीक, विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य है। अब जरा सोचो, अगर a² 3 से विभाज्य है तो क्या a 3 से नहीं होगा, होगा ना, क्यों होगा, देखो 8² अगर 4 से कट रहा है तो क्या 8 4 से नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तब a भी 3 से विभाजित होगा, a भी 3 से विभाजित होगा, दिख रहा है वाला, चलो विभाजित होगा। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इतनी बात समझ में आई सबको। ठीक, अब हम आगे काम क्या करेंगे बेटा, अब हम आगे की प्रक्रिया करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। देखिएगा ध्यान से सुनो, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था
सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कल मैंने वहां पर एक काम क्या किया था, इतना करने के बाद एक नया इंटीजर, एक नया पूर्णांक लिया था ना। तो वैसे यहाँ पर भी एक नया पूर्णांक लेंगे, लेकिन पूर्णांक होगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे वहां √2 था तो मैं वहां पर 2 लिया था, अब √3 यहाँ पर है तो क्या लेंगे 3, ठीक। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना a बराबर कितना बेटा 3c। देखो वहां पर मैंने 2c लिया था क्योंकि वहां पर √2 प्रूव करना था, ठीक। यहाँ पर √3 को प्रूव करना है, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3c। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में बेटा रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक, रखने पर आपका मैथ बहुत सिंपल है, ठीक। ध्यान से पढ़ेंगे, मैथ में कुछ भी नहीं है, वहां तक दिख रहा है एकदम किनारे तक, ठीक। चलो हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पर उठा कर रखते हैं। देखो यहाँ पर जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, देखो 3b² बराबर होगा, हाँ 3c² के, होगा कि नहीं होगा, हाँ गुड। अब ध्यान सुनिएगा, हम करते क्या है बेटा, यहाँ लिखेंगे 3b² इक्वल टू होगा 9c², 3 3 जा 9 होगा। ध्यान से देखना, तो यहाँ b² बराबर आया बेटा कितना, 3c² के, ठीक। सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है ना, गर्दा कर दोगे, एकदम गर्दा कर देना। चलते हैं अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था वैसे वहां पर भी लिखेंगे। 3 यहाँ गुणा है तो यहाँ क्या होगा, मतलब b² 3 से विभाजित होगा ना, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः b² 3 से विभाजित होगा। अगर बेटा b² 3 से विभाजित होगा तो क्या b 3 से विभाजित नहीं होगा, हाँ, तब b भी 3 से विभाजित होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक। चलो विभाजित होगा। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब इससे ध्यान सुनो, इससे क्या बात निकल कर आता है। देखो 3 a को भी काट रहा है, लिखा कि नहीं लिखा है, देखो a 3 से कट रहा है और b भी 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब जो a और b हैं, इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर 3 है। क्लियर, बात समझ रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 4, यहां पर लिख रहा हूं 6, इसके फैक्टर 2 2 और इसके फैक्टर होंगे 2 3। अब जरा देखो इसका मासा क्या होगा, इसका मासा 8 होगा, मासा मतलब कॉमन फैक्टर को ही मासा बोलते हैं, ठीक। अब जरा देखो जो 2 कॉमन है, 2 इसको भी काटेगा, इसको भी दोनों काटेगा कि नहीं काटेगा, 2। इसलिए देखो वहां पर 2 किसको काट रहा है, a को भी काट रहा है 2 और b को भी 2 काट रहा है। इससे पता चलता है, इससे ज्ञात होता है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक। यही तो पता चलता है। अब यहाँ पर काम क्या करते हैं, अब यहीं पर हम बेटा यहाँ पर लिखेंगे इस फैक्ट को, और फैक्ट लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर राइट करेंगे, इससे ज्ञात होता है, यहाँ पर लिखेंगे इससे ज्ञात होता है बेटा, इससे ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि a और b में, a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 3 है, सॉरी, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, दिख रहा है ना एकदम, गुणनखंड 3 है। चलो अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब यहां पर काम में क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। मैं साइड में हो गया हूं, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। हाँ बच्चों, आपको इससे पता चलता है, इससे ज्ञात होता है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इससे, किससे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। भाई एक बात, इसका मतलब समझिए आप लोग, मतलब यही आपको फैक्ट समझना है, इसमें यही आपको इसका मतलब समझना है। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसका मतलब 3 a को काट रहा है, b को भी काट रहा है। इससे पता चलता है ऊपर में है,
ठीक। लेकिन इससे क्या होता है, इस फैक्ट का, हाँ, क्योंकि हमें इसको क्या प्रूव करना है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ये तो प्रूव करना है। अपरिमेय संख्या में एक के अलावा कोनो चीज कॉमन ना हो था, बोला ना होत ना। जो भी अपरिमेय संख्या होगा, चाहे जो भी आप अपरिमेय संख्या ले लीजिए, 2 या 2 से अधिक अपरिमेय संख्या लीजिएगा, उसमें एक के अलावा कोनो कॉमन ना हो, उसमें एक अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वही हमें यहां पर लिखना है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब ये कह रहा है यदि हमें आप अपरिमेय संख्या प्रूव करना चाहते हैं तो उसमें एक के अलावा कोनो चीज कॉमन ना हो, ये कह रहा है। लेकिन इसके अनुसार देखो, इसमें कॉमन हो रहा है ना, एक के अलावा कॉमन होता कि नहीं, काव 3, ठीक ना। हाँ, यही मतलब ये जो फैक्ट है इसका विरोध कर रहा है कि इस एक के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यह विरोधाभास लिखेंगे, यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। भाई आपकी गलत कल्पना क्या है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उसको गलत मान के चला था ना। क्या गलत माना था? यह एक परिमेय संख्या है, ये तो गलत माना था। ठीक, वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यह जो हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है हमें अपने ही गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है। यही तो माने रहे ना। हाँ, कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है, यहां दिख रहा है, इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। मैं साइड हो गया हूं, आप इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।